बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राबिया सिद्दीकी है। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हमारे वालिदैन ने हमेशा हमारी हर फरमाइश को पूरा किया है। हम 4 बहन भाई हैं। जुनैद भाई सबसे बड़े हैं और तालीम से फरागत के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इनके बाद मायरा आपी हैं जो MA के आखिरी साल में हैं और अनकरीब इनकी शादी होने वाली है। फिर सायरा आपी हैं जो BA के साल अव्वल में हैं और सबसे छोटी मैं यानी राबिया हूँ। FSC के बाद रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ और फ़िलहाल स्कूल में जॉब कर रही हूँ। यूँ तो घर में मैं सबसे छोटी हूँ और अपने बाकी बहन भाइयों की निस्बत इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। शायद यही वजह थी कि मैं घर में किसी की भी तवज्जो का मरकज़ न बन सकी। जुनैद भाई ज़्यादातर सायरा आपी और मायरा आपी से ही बात किया करते थे और इन्हें ज़्यादा तवज्जो और अहमियत दिया करते थे। मैं इनसे ज़्यादा बात करते हुए डरती थी और यह हकीकत थी कि मुझ में कहीं ना कहीं एहसास कमतरी भी था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब फवाद की मेरी ज़िंदगी में आमद हुई थी। इस रोज़ मैं थकी थकी सी स्कूल से घर आई थी। उफ खुदाया, एक तो गर्मी, ऊपर से बच्चे भी ना कितना थका देते हैं। मैंने घर में दाखिल होते ही थकन का रोना रोया। ना सलाम ना दुआ, बस हो गई शुरू। अम्मी ने मुझे डांटा। हमने कोई ज़बरदस्ती तुम्हें जॉब करने के लिए नहीं कहा, अपने शौक की खातिर कर रही हो तो भुगतो भी। वाह जी, अब मैं शिकवा भी ना करूं, मैंने मुंह बनाकर कहा। अच्छा ऐसा मुंह मत बनाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो, और हाँ, सोने के बजाय मेहंदी में जाने की तैयारी कर लेना। फवाद आ रहा है लेने के लिए। आज ताबिंदा की मेहंदी है। सायरा और मायरा की तैयारी पूरी है, तुम भी ज़रा जल्दी तैयार हो जाना। अम्मी हुक्म सादर करते हुए किचन की तरफ बढ़ गईं और मैं जल्दी खाना खाकर मेहंदी में जाने की तैयारी करने लगी। शाम तक हम सब तैयार हो चुके थे। सायरा आपी और मायरा आपी जिस कदर खूबसूरत थी, खुद को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ बेस इस्तेमाल करती थी और मुझे शुरू से ही इन चीज़ों से कोई ख़ास लगाव ना था। लिहाजा मैं बहुत सादगी से तैयार होती थी, जिसकी वजह से मैं इन लोगों से बिल्कुल अलग और सांवली सी लगती थी। आज भी कुछ ऐसा ही था। मायरा आपी और सायरा आपी की तैयारी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। तकरीबन 6 बजे फवाद आ गए। अम्मी ने इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और हमें चाय का कहा। राबिया, तुम चाय बना लो, तुम्हें तो पता है मुझे गर्मी बहुत लगती है और चूल्हे के पास ज़्यादा देर खड़े होने से मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। सायरा आपी ने मुझे ऑर्डर देते हुए कहा और मैं चाय का इंतज़ाम करने लगी। जब मैं चाय लेकर ड्राइंग रूम में गई तो फवाद को देखकर दिल एक ख़ास अंदाज में धड़का था और जहन में एक ख्याल सा आया कि जिस इंसान की तलाश में थी, कहीं वो ये तो नहीं। पता नहीं क्यों, मगर पहली नज़र में मैं फवाद को पसंद करने लगी थी, यह सोचे समझे बगैर कि इसका नतीजा क्या होगा। ताहम मैंने अपनी इस ख्वाहिश को अपने दिल तक ही महदूद रखा था। मेहंदी के फंक्शन में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर हम तीनों बहनें बहुत हैरानगी से एक दूसरे को देख रहे थे। अम्मी अब्बू से हमने ताया के घर के मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था कि इनका माहौल बहुत दकियानूसी है, लेकिन वहाँ तो अजीब ही मंजर था। लड़कियाँ ऊंची शर्ट्स और ट्राउज़र में मलबूस थीं, दुपट्टे गायब। ये सब हमारे लिए खासा हैरानकुन था। खैर, खाने वगैरह से फारिग होकर हम घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ रहे थे। तब ताबिंदा ने अम्मी से कहा, चची जान, इन तीनों को यहाँ छोड़ जाइए, ये लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लेंगी। अम्मी अच्छी तरह जानती थी कि हम नहीं रुकेंगी, लिहाजा अम्मी ने ताबिंदा को टाल दिया। इन लोगों से इजाज़त लेकर हम घर आ गए। अगले दिन ताई जान ने बारात से पहले ताबिंदा आपी के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा था। मैं और अम्मी चले गए। काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था। ताबिंदा आपी के हाथों पर मेहंदी लगाने पार्लर से कुछ लड़कियां आई हुई थी और घर की तमाम लड़कियां ढोल बजाने और गाने गाने में मसरूफ़ थी। मैं भी सबके साथ मिलकर गाना गाने में मशगूल हो गई कि इतने में बड़ी भाभी मेरे पास आए। राबिया, तुम ज़रा फवाद के साथ चले जाओ, पार्लर वाली लड़कियों को छोड़ने जाना है। मैं अम्मी से इजाज़त लेकर फवाद के हमरा चली गई। कार में धीमा धीमा म्यूज़िक चल रहा था और इत्तेफाक से मेरे पसंदीदा गाने लगे थे। सारे रास्ते हम खामोशी से बैठे पीछे बैठी लड़कियों की बातें सुनते गए। इन्हें पार्लर छोड़कर वापस आ रहे थे। तब फवाद ने मुझसे पूछा, तुम जॉब करती हो? जी हाँ, टीचर हूँ।
अरे अल्लाह रहम करे बच्चों के मुस्तकबिल पर, फवाद ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। अगर आप मेरी जगह होते तो ये जुमला बहुत सूट करता आपको। चुप रहने वालों में से मैं नहीं थी। जवाब देना मुझे भी आता था, लेकिन फवाद को जवाब देने के बाद मुझे खुद भी हंसी आ गई। सारे रास्ते यूं ही हल्की फुल्की सी गुफ्तगू होती रही और थोड़ी ही देर में गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के सामने रुक गई। मैंने फवाद को हैरत से देखा। यहाँ आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है और मेरी पसंदीदा है। सोचा आज तुम्हें भी अपनी पसंद की आइसक्रीम खिला दूँ। मेरी हैरानगी देखते हुए फवाद ने कहा, देर हो जाएगी, अम्मी फिक्रमंद हो रही होंगी, फिर कभी खा लेंगे, अभी चलते हैं। मैंने जवाब दिया, मगर फवाद मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए पार्लर में दाखिल हो गए तो मजबूरन मुझे भी इनके पीछे जाना पड़ा। मिस राबिया, तालीम जारी रखने का इरादा है या फिर खैर बात कह दिया? खैर बात क्यों कहूँगी, अभी तो मैंने सिर्फ FSC किया है, बस एडमिशन स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर मैं BS में एडमिशन लूँगी, मैंने जवाब दिया। इतने में वेटर आइसक्रीम ले आया। इधर उधर की बातों के दौरान अचानक फवाद ने मुझसे पूछा, तुम किसी को पसंद करती हो? इस खैर मुतवक्का सवाल पर मैंने हैरानगी से इसे देखा और इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं। क्यों? कोई मिला नहीं या फिर तुम किसी को पसंद नहीं आई? इसका सवाल तंज भरा था, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा भी आया था, मगर मैंने बहुत तहम्मुल से इसके सवाल का जवाब दिया। अब मैं किसी को पसंद आई या नहीं ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, मगर मेरे पास ना तो इन फजूल कामों और बातों के लिए वक्त है और ना ही दिलचस्पी और ना कभी तवज्जो दी। चले देर हो रही है, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, मैंने खुरदरे अंदाज में कहा। फवाद ने बिल अदा किया और हम घर आ गए। मैं गाड़ी से उतरने लगी तो फवाद ने पूछा, अगर अम्मी ने तुमसे देर आने की वजह मालूम की तो तुम क्या कहोगी? वही जो सच है, झूठ बोलकर मैं इनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। मैंने कदरे ठीके लहजे में जवाब दिया और अंदर आ गई। शादी वाला घर था, अम्मी अपने कामों में मसरूफ़ थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। इस रात फवाद की निगाहें वक्तन फवक्तन मुझ पर ही मरकूज रहीं, मगर मैं इनकी ये दिलचस्पी समझ ही न सकी। खैर से ताबिंदा आपी की शादी निमट गई और मैं अपने घर आ गई। ईद के फ़ौरन बाद मायरा आपी की शादी थी और रमज़ान का महीना शुरू हो गया था, लिहाजा हम इनकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। हमारे पास वक्त कम था। ईद के चौथे दिन मायरा आपी का मायूं था। राबिया, सायरा, आज अफ्तारी का इंतज़ाम थोड़ा सादा कर लेना, क्योंकि शाम में फवाद आ रहा है और फिर जुनेद के साथ कार्ड बांटने भी जाएगा। बहुत नेक बच्चा है, मुझसे कह रहा था, चची जान आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जुनेद अकेला नहीं है, मैं हूँ ना इसके साथ, सारे काम करवा लूँगा। मेरी तो परेशानी ही दूर हो गई है। एक रोज़ अम्मी ने फवाद के कसीदे पढ़ते हुए बताया था। मैं और सायरा आपी जल्दी जल्दी अफ्तारी और खाने के इंतज़ाम करने लगी। तकरीबन शाम 6 बजे फवाद आ गए। सबके साथ अफ्तारी करने के बाद वो और जुनेद भाई कार्ड बांटने चले गए। दूसरे दिन जुमातुल विदा था। अम्मी ने फवाद से कहा कि वो आज रात यहीं रुक जाए और फवाद तो जैसे मौके की तलाश में थे, फ़ौरन रुक गए। रात में हम लोग बैठे आपी की साड़ी की डिज़ाइनिंग कर रहे थे कि इतने में दरवाज़ा बजा और फवाद अंदर आके बैठ गया। मैं कुछ मदद करूं? मैंने चूक कर देखा और नफ़ी में सर हिलाकर दोबारा काम में लग गई। इतने में सायरा आपी किसी काम से किचन में चली गई। फवाद ने मौका देकर मुझसे बात शुरू की। राबिया, तुम अपने घर में सबसे अलग हो, शक्ल और सूरत के लिहाज से। जानती हूँ मैं अपने भाई बहनों की तरह खूबसूरत नहीं हूँ। मेरे जवाब पर फवाद शर्मिंदा हो गया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल मैं बात को घुमा फिरा कर कहना नहीं चाहता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ राबिया, तुम मुझे अच्छी लगती हो। इसी दिन से जब मैंने तुम्हें अपने साथ लेकर गया था, तुम्हारे साथ गुजरे हुए वो लम्हे मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत जल्द अब्बा और अम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा। बस एक बार तुम्हारा जवाब चाहता हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते पर कोई इतराज़ तो नहीं है। फवाद कहते कहते रुके। वो मेरे जवाब के मुंतज़िर थे और मैं इनकी बातों के सहर में गुम हवाओं में उड़ रही थी कि कोई तो है जो मुझ जैसी लड़की से भी प्यार कर सकता है, जो मेरी वाजिबी सी शक्ल और सूरत पर भी मुझे पसंद करता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी कि सायरा आपी अंदर आ गई और मैं फवाद से अपने दिल की बात ना कह पाई कि मैं भी इन्हें पसंद करती हूँ। फवाद मेरे जवाब के इंतज़ार में थे और आपी के डर की वजह से मैं कुछ नहीं कह पाई। फिर ईद आ गई। ईद के चौथे रोज़ मायरा आपी का मायूं था। फवाद मायूं से एक दिन पहले ही आ गया। हम लोग अंदर कमरे में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। तब ही मुझे कुछ एहसास हुआ
कि फवाद और सायरा आपी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हैं और मुझे इस तरह नज़रअंदाज कर दिया था जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। मुझे अचानक अपनी कम मायगी का एहसास होने लगा। सायरा, तुम्हारे बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। फवाद ने बेसाख्ता आपी की तारीफ की जो मुझसे कतई बर्दाश्त न हुई। थैंक यू, आपी ने मुस्कुराते हुए कहा। राबिया और मेरे बाल एक जैसे हैं। पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बाल सचमुच बहुत हसीन हैं और पता है सायरा, तुम खुद भी बहुत प्यारी हो। फवाद आपी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे और मैं दिल ही दिल में कुढ़ रही थी। हालांकि मैंने कभी आपी तो क्या किसी से भी जेलसी महसूस नहीं की थी, लेकिन आज मुझे आपी से जलन हो रही थी। मुझे अपना आप बहुत कमतर लग रहा था। शायद ऐसा ही था क्योंकि मैं और फवाद एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर ऐसे ही इनका रुझान किसी और की तरफ देखकर मुझे बुरा लग रहा था। सायरा, तुम किसी से प्यार करती हो या किसी को पसंद करती हो? अचानक फवाद ने आपी से पूछा और आपी पहले तो काफ़ी देर फवाद को देखती रही, फिर इनकार में जवाब दिया। अच्छा ये बताओ, मोहब्बत तुम्हारे नज़दीक क्या है? किसी को हासिल कर लेना या फिर? फवाद ने आपी को बगौर देखते हुए पूछा। मोहब्बत सिर्फ किसी को पा लेने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत तो ये होती है कि अपनी मोहब्बत की खुशी के लिए कुर्बानी दे दी जाए। आपी के जवाब से फवाद बहुत मुतासिर लग रहे थे। फिर गुजरते दिन के साथ साथ आपी और फवाद के दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम होता चला गया। मायरा आपी की शादी इख्तिताम को पहुंच गई और पूरी शादी में फवाद और आपी एक दूसरे से करीब आ गए थे। फवाद का बात बात पर आपी की तारीफ करना, इनकी ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, मेकअप को सराहना मुझे चुभता था, मगर मैं नज़रअंदाज करती रही। राबिया, तुम बहुत डल कलर्स की ड्रेस पहनती हो। एक तो तुम्हारा कम्प्लेक्शन डार्क है, ऊपर से ऐसे डल कलर्स के सूट में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यार, सायरा की तरह थोड़े ब्राइट कलर्स पहना करो। इस रोज़ फवाद ने मेरे लिबास पर तनकीद की तो मुझे झटका लगा और मैं सिर्फ अच्छा कहकर वहाँ से उठकर चली गई। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। मेरी हर बात, हर आदत, मेरे उठने बैठने, यहाँ तक कि मेरे हर काम में फवाद मुस्तकिल खामियां निकालता रहा। कभी सबके सामने और कभी सिर्फ आपी के सामने और कभी तो आपी के साथ मिलकर मुझ पर तंज भी किया करते और मैं चुपचाप इनकी बातें बर्दाश्त करती रही। समझती थी कि वाकई मुझ में खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं मुझ में, और जब मैं अपनी इन खामियों को दूर करने की कोशिश करती तो फवाद और सायरा आपी मज़ीद मेरा मजाक उड़ाया करते। ये सूरत हाल मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। अक्सर मैं इतनी परेशान हो जाती कि खुदा से शिकवे करने लगती, या खुदा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तूने मुझ में इतनी खामियां क्यों रखी हैं? अगर मुझ में इतनी खामियां डाली थी तो फिर मुझे ऐसे लोगों में क्यों भेजा जिनमें बहुत सारी खूबियां हैं? अक्सर मेरी ज़ुबान से अपने परवरदिगार के लिए ऐसे ही सवालात निकलते थे। फिर एक दिन वो हुआ जिसने मेरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मेरी नींदें, मेरा सुकून, मेरे जज्बात, सब कुछ तहवाला हो गए थे। इस दिन मुझ पर खुला कि फवाद और आपी की दोस्ती बहुत तेज़ी से मोहब्बत में बदल गई है और मैं बेखबर अंधों की तरह फवाद पर भरोसा करती रही। इस गलत फहमी में जीती रही कि इन दोनों के दरमियान दोस्ती है। फवाद मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इनके लिए बहुत मानी रखती हूँ, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। हकीकत में आपी और फवाद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मैं इनकी ज़िंदगी, इनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा कांटा थी। ये जानने के बाद मैं अंदर से टूट फूट का शिकार हो गई। जिस इंसान की खातिर मैंने खुद को बदलना चाहा वो तो मेरा था ही नहीं। मैंने अपने दुख का जिक्र अपनी इकलौती दोस्त से किया। इसने मुझे हौसला और तसल्ली देने की बहुत कोशिश की थी। यार राबिया, ये तो धोखा है। तुझसे कहता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ और सायरा आपी से मोहब्बत करता है। यार, जब तू आज इन दोनों का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती तो कल शादी के बाद किस तरह एडजस्ट कर सकेगी? अजीरन बन जाएगी तेरी ज़िंदगी। बेहतर है माकूल फैसला करो और 3 जिंदगियां बर्बाद होने से बचा लो, वरना कल ना तो तुम खुश रह पाओगी और ना ही फवाद को खुश रख पाओगी। आज अगर शक का एक बीज भी तुम्हारे रिश्ते में आ गया तो कल ये तनावर दरख्त बन जाएगा जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी। खुद को और फवाद को इस असियत से बचा लो। सिद्रा मेरी दोस्त, मेरी खैरख्वाह थी और इसका मशवरा भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी से वापस आकर मैंने फवाद को फ़ोन किया। फवाद, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप कुछ देर के लिए घर आ सकते हैं क्या? राबिया, मैं रास्ते में हूँ और घर ही आ रहा हूँ, फवाद ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जब फवाद आए तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो अकेले नहीं बल्कि सायरा आपी भी इनके साथ थी और गालबन वो लोग शॉपिंग कर कर आ रहे थे।
इस मंजर को मैंने जैसे खून का घूंट पीकर बर्दाश्त कर लिया। आप भी नज़रें चुराती हुई अम्मी के कमरे की तरफ चल दी और फवाद वजाहत देने लगे। वो राबिया ऑफिस से वापसी पर सायरा का फ़ोन आ गया था कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं इसे ले गया। उफ, बहुत थक गया हूँ। तुम्हें क्या कहना था, क्या बात है? इसने बात बदलते हुए कहा। जी, ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। मैं नहीं चाहती कि अम्मी के कानों तक ये बातें जाएं। मैं इन्हें ड्राइंग रूम में ले आई और कहा, फवाद, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या किसी और को पसंद करती हो? फवाद ने हैरानगी से मुझे देखा। नहीं, मैं नहीं, बल्कि आप किसी और से। मेरा मतलब है सायरा आप ही से मोहब्बत करते हैं और मैं आप दोनों की मोहब्बत के दरमियान आकर गुनाहगार नहीं होना चाहती। मैं बोलते बोलते रुकी और फवाद के चेहरे को देखने लगी, जिस पर मुझे पछतावे का शायबा तक नजर नहीं आ रहा था, जिससे वाज़ेह था कि वो मेरे इस फैसले से मुतमईन था। राबिया, ये सच है, मैं सायरा से मोहब्बत करता हूँ, मगर मैंने इसे कह दिया है कि मैं शादी सिर्फ और सिर्फ राबिया से ही करूँगा और वो इस बात पर राज़ी है। राबिया, मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं होता, मेरा भी नहीं था। फवाद ने मुझे अपनी बातों से कायल करने की कोशिश की। मैं जानती हूँ मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं होता, वो तो कभी भी किसी से भी हो जाती है। जिस तरह मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं होता, इस तरह किसी की मोहब्बत को इससे अलग करने का भी किसी को कोई हक नहीं होता, और मुझे भी हक नहीं है आपकी मोहब्बत को आपसे जुदा करूं। और फिर आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं निकलता। आपसे शादी करके मैं 3 जिंदगियां बर्बाद नहीं करना चाहती, मैंने कहा और रोती हुई अपने कमरे में आ गई। कमरे में बंद कितनी देर तक मैं रोती रही। वो रात कयामत बनकर मुझ पर गुजर रही थी। फवाद से पहली मुलाकात की सारी बातें, सारा मंजर रात भर मेरी निगाहों में घूमता रहा। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा था कि फवाद और मेरे दरमियान प्यार कभी था ही नहीं, सिर्फ एक कशिश थी जो आप ही की खूबसूरती के आगे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और मेरी तारीक ज़िंदगी जो फवाद के आ जाने से रोशन हो गई थी, फिर से तारीक हो गई थी, मेरे चेहरे की तरह। लेकिन अपने वालिदैन की खातिर मैंने खुद को संभाल लिया था। एक रोज़ बहुत सादगी से आप ही और फवाद की मंगनी हो गई। वो दोनों बहुत खुश थे और मुझे बज़ाहिर खुश नज़र आना था। सबको दिखाना था कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। आप ही की मंगनी को 6 महीने हो गए थे और फवाद का घर में आना जाना भी बढ़ गया था, और मेरे हर मामले में इसकी दखल अंदाजी भी बढ़ती जा रही थी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी तो मैंने सबके सामने फवाद को सुना भी दी। उसके बाद से फवाद मेरा जैसे दुश्मन ही बन गया था। अब इसकी कोशिश होती थी कि किसी तरह मुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला ले। चुनाचा इसने घर वालों के दिलों में मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। घर वाले तो पहले भी मुझसे कई बातों पर खौफ रहते थे, लिहाजा फवाद को इनका ब्रेन वॉश करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और वो अपने मकसद में खासी हद तक कामयाब हो गया कि मुझे घर वालों की नज़रों में बुरा बना दिया। मैं खुद को सही साबित करने की लाख कोशिश करती, मगर घर वालों को तो दिलो दिमाग पर फवाद का भूत सवार था। मैंने फवाद को यकसर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, मगर इस हाल में भी उसको चैन नहीं था। वो वक्फे वक्फे से मुझ पर तंज के तीर बरसाता रहता। एक दिन तो इसने शराफत की तमाम हदें पार कर दी। इसने मुझसे बदतमीजी और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फवाद इस हद तक भी गिर सकता है। मैंने इस बात का जिक्र अम्मी से किया तो अम्मी तो सुनते ही भड़क गईं। उन्होंने अब्बू से शिकायत करते हुए कहा कि वो इस रिश्ते के बारे में फिर से सोच समझ लें। फवाद के लक्षण अच्छे नहीं लगते। ये बात आप ही के कानों तक भी गई। आप ही जो कि अब्बू की बेइंतहा लाडली थी, उन्होंने अब्बू के सामने अपनी भड़ास निकाली थी। अब्बू, राबिया झूठ बोल रही है, ये मुझसे जलती है, मैं खूबसूरत हूँ ना, और फवाद मुझसे शादी करना चाहते हैं। राबिया ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझे फवाद पर भरोसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। राबिया इन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। अब्बू, फवाद आपका भतीजा है, आप जानते हैं वो ऐसा नहीं है। आप ही ने मुझे गलत और फवाद को सही साबित करना चाहा और वो कुछ कामयाब भी हो गई थी। अब्बू को आप ही की बातों पर यकीन आ रहा था, मगर अम्मी मुतमईन नहीं थी। यूँ आप ही और फवाद का रिश्ता ख़त्म हो गया। आप ही इस बात से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी। काफ़ी दिन तक वो बिल्कुल अपसेट रही। अपनी मंगनी टूटने का कसूरवार वो मुझे ही समझ रही थी, इसलिए वो मुझसे नफरत करने लगी। रिश्ता ख़त्म होने के 1 हफ्ते बाद ही फवाद पर बैंकक्रप्ट का इल्ज़ाम लग गया और अम्मी अब्बू के सामने इसका किरदार मज़ीद खुलकर सामने आ गया। इन्हीं दिनों सायरा आपी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, मगर आपी मुतमईन नहीं थी।
इनके दिल में अब भी फवाद की मोहब्बत बसी हुई थी। बहरोज़ भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और इंसान भी बहुत अच्छे थे। आपी की बारात से एक दिन पहले मैंने आपी के कमरे में जाकर इनसे माफ़ी मांगी थी। आपी, कल आपकी शादी हो जाएगी। बहरोज़ भाई को अम्मी अब्बू ने आपके लिए पसंद किया है, वो अच्छे इंसान हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। मैं जानती हूँ आपी, फवाद वाले मामले को लेकर आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए फवाद ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। आपी, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। किन किन बातों के लिए माफ़ करूँ मैं तुम्हें राबिया? तुम्हारे झूठ के लिए, फवाद पर लगाए गए इल्ज़ाम के लिए। मेरी शादी तुम्हारी वजह से फवाद से नहीं हुई। मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती हूँ और तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, कभी नहीं। दफ़ा हो जाओ और आइंदा मुझसे कभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। मुझे इस बात का बेहद दुख था कि आप ही मेरा यकीन नहीं कर रही थी। इन्हें लगता था कि मैंने इनसे झूठ बोला है, हालांकि मैं इन्हें खुश देखना चाहती थी। बहरहाल आपी की शादी बहरोज़ भाई से हो गई और हकीकत में बहरोज़ भाई बहुत अच्छे शौहर साबित हुए। इन्होंने आपी को ज़िंदगी की हर खुशी दी थी, मगर आपी के दिल में आज भी फवाद की मोहब्बत जिंदा है। वो अपनी पहली मोहब्बत को अभी तक भूल नहीं पाई हैं। वक्त गुजरता रहा और बहुत कुछ तब्दील भी हो गया। मायरा आपी के 3 बच्चे हैं और वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश हैं। सायरा आपी और बहरोज़ भाई मुस्तकिल ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं। जुनैद भाई भी शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ कनाडा चले गए। मैंने अभी तक शादी नहीं की। मेरी ज़िंदगी मेरे वालिदैन की खिदमत तक ही महदूद हो गई है और ये मेरा और मेरी ज़िंदगी का अहम फरीज़ा है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। बिना शादी के भी, बग़ैर शादी के भी एक इंसान खुश रह सकता है और ये बात मैंने साबित कर दी है। लेकिन आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि आज तक मैं फवाद की मोहब्बत को फरामोश नहीं कर सकी। मैंने उससे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और उसने मुझसे बेवफाई की, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मैं खूबसूरत नहीं थी। काश मैं खूबसूरत होती तो कभी वो मुझसे बेवफाई नहीं करता। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।